हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लगातार आपको वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करें। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, C&AG कहा जाता है और कई बार कैग भी कहा जाता है। देखिए, पहले समझते हैं आखिर इस पद की या इस पोस्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों, कैग का पद आखिर आया क्यों, इसका सृजन क्यों हुआ। देखिए, C&AG की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और उस वित्त के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए या उसके प्रॉपर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए एक पर्सन की आवश्यकता होगी या एक कार्यालय की आवश्यकता होगी जो इन सारी चीज़ों को, इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सके कि जो वित्त जिस कार्य के लिए सौंपा गया है प्रॉपर उसी कार्य के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं, या उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। इसीलिए इस पद का सृजन किया गया, इस पद का निर्माण किया गया। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इस पद का सृजन हुआ और किस तरीके से C&AG कार्य करते हैं। पहले नज़र डालते हैं इनके इतिहास पर। इतिहास में अगर देखें तो किस समय से इस पद की बात हुई या इस पद का सृजन हुआ। 1857 में लॉर्ड कैनिंग के काल में इस पद का सृजन हुआ। ठीक है, 1857 में लॉर्ड कैनिंग के काल में इस पद का सृजन हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि ये पद सर्वप्रथम कहाँ से आया, किसकी देन है ये इंग्लैंड की देन है। ठीक है, ये पद कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया। ठीक है, और किस काल में, 1857 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, अब देखते हैं भारत में सबसे पहले लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1905 में। एक एक फैक्ट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की और हमेशा एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। इसके बाद देखते हैं 1919 और 1935 के अधिनियम से क्या हुआ। देखिए, 1919 और 1935 का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, उसने इस पद को महत्व प्रदान किया। ठीक है, उसने इस पद को, इन एक्ट्स ने क्या किया, C&AG का जो पद था उसे काफ़ी महत्व प्रदान किया। ठीक है, काफ़ी इस पद को जो है एक कहते हैं ना, एक लेवल ऊपर उठा, तो वो लेवल ऊपर उठा इन एक्ट्स के आने के बाद। लेकिन अभी तक भी इस पद को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसे संवैधानिक दर्जा मिला। पहले इस पद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। C&AG को पहले क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो पहले इस पद का नाम क्या था? महालेखा परीक्षक। ठीक है, संवैधानिक दर्जा इसे कब मिला? 1950 में। 1950 में C&AG को संवैधानिक दर्जा मिला और फाइनली संविधान के भाग 5 में C&AG की बात कही गई या उनके कार्य, उनकी शक्तियां, उनके पद की चर्चा हुई और फाइनली 1950 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला C&AG के पद को। ये ईयर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
इसके बाद इसका नाम बदलकर क्या हो गया, CAG, जिसे आज हम सभी CAG ही जानते हैं, लेकिन पहले महालेखा परीक्षक कहा जाता था। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 1953 में संसद ने अधिनियम पास किया। क्यों अधिनियम पास किया? अब देखिए, ये पद तो बन चुका था, 1950 में से संवैधानिक दर्जा भी मिल गया, लेकिन क्या था कि इसका जो कार्यकाल था और जो सेवा शर्तें थी वो संसद डिसाइड करता था, ठीक है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। लेकिन संसद ने एक अधिनियम पास किया और एक फिक्स किया, इसका कार्यकाल फिक्स किया, इसकी सेवा शर्तें डिसाइड की कि इसी अकॉर्डिंग जो है C&AG कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये अधिनियम कब पास हुआ था? 1953 में। 1950 में संवैधानिक दर्जा मिला, 1953 में संसद ने एक अधिनियम पास किया जिससे C&AG के कार्यकाल और सेवा शर्तों को भी संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1976 में। 1976 में क्या हुआ? C&AG को केंद्र स्तर पर लेखांकन से मुक्त कर दिया गया। अब जब ये पद बना, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, जब ये पद बना तो ये क्या करता था? ये केंद्र और राज्य, केंद्र स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी, इन दोनों के लेखों का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य करते थे, ठीक है। C&AG देखिए, केंद्र में अलग और राज्य में अलग अलग नहीं होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के एक ही होते हैं C&AG, ठीक है। और केंद्र और राज्य दोनों के ही लेखों का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य कौन करते थे? C&AG करते थे। लेकिन 1976 में क्या हुआ? इस कार्यभार को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है, देखिए जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने अकाउंट्स की अकाउंटिंग पूरी तैयार कर सकता है, अपने लेखों का पूरा लेखा जोखा रख सकता है, उसे तैयार कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा मस्ट होती है, तो ऑडिटिंग का काम C&AG को दे दिया गया उनके कार्यभार को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो 1976 में क्या हुआ? CAG को केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर लेखांकन से मुक्त कर दिया गया, राज्य स्तर पर नहीं, सिर्फ केंद्र स्तर पर। तो 1976 के बाद से क्या हुआ? 1950 तक तो केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों का लेखांकन और लेखा परीक्षण कौन करते थे? CAG करते थे। लेकिन 1976 के बाद से केंद्र स्तर पर सिर्फ लेखा परीक्षण का कार्य, ऑडिटिंग का कार्य CAG का हुआ, और राज्य स्तर में तो एज इट इज जैसा पहले करते थे, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों, तो वो एज इट इज रहा। फर्क क्या पड़ा? सिर्फ केंद्र स्तर पर जो है लेखांकन का कार्य खत्म हो गया, ठीक है। ये फैक्ट, ये ईयर, आपको सभी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। चलिए अब हम एक एक चीज को अच्छे से समझते चलते हैं। आर्टिकल वाइज मैंने आपको बताया, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इनके पद, इनके कार्य और इनके प्रतिवेदन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 148 क्या कहता है। आर्टिकल 148 में क्या कहा गया है? CAG एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था। CAG एक संवैधानिक पद है, स्वतंत्र पद है, स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, नियुक्ति और शपथ दोनों ही चीजें कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका जो टेन्योर पीरियड होता है वो होता है 6 इयर्स और 65 इयर्स, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो, इन द सेंस अगर 63 इयर्स के हैं ये और इनका अपॉइंटमेंट होता है तो सिर्फ ये कितने वर्ष तक काम कर पाएंगे? 2 साल तक, क्योंकि जब ये 65 इयर्स के हो जाएंगे तो इनकी
जो कार्यकाल की लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेतन। इनकी सैलरी संसद द्वारा निर्धारित की जाती है और बेसिकली ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके बराबर इनकी सैलरी होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इनका वेतन जो है संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर जो है भारित होता है। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एक एक लाइन मैंने आपको बताया, एक एक लाइन, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नियुक्ति हमने देखी, अब इन्हें हटाता कौन है या हटाने की प्रक्रिया किस तरीके की होती है। तो इन्हें हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। नियुक्त भी राष्ट्रपति कर सकते हैं और इन्हें हटा भी राष्ट्रपति सकते हैं। किस तरीके से इन्हें हटाया जाता है? ठीक है, तो इन्हें हटाया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही प्रक्रिया अपनाई जाती है इन्हें हटाने की। अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि C&AG अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 49। 148 में आपने इनकी नियुक्ति, इनका कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, सैलरी सब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, आर्टिकल 149 क्या कहता है ये देखते हैं। आर्टिकल 149 कहता है CAG के कार्य एवं शक्तियों के बारे में कि CAG किस तरीके से अपना कार्य करते हैं, कैसी पावर्स इनके पास होती हैं। तो समझते हैं। देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण। देखिए, मैंने आपको बताया कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तर पर ये पूरा वित्त का पूरा सिस्टम इन्हीं के कंट्रोल में होता है कि किस तरीके से पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रण में रखना है। तो पूरे देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण कौन रखता है? CAG। केंद्र एवं राज्य स्तर, दोनों स्तरों पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, और थर्ड ऑप्शन हो सकता है केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, केंद्र और राज्य में अलग अलग CAG नहीं होते हैं, दोनों के लिए सिर्फ एक ही CAG होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण करते हैं। अब देखिए, कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है? जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, सरकार का राजस्व उसी में होता है। ठीक है, उसी से सभी की सैलरी निकाली जाती है। जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस एक तरीके से होते हैं, खजाना, जो सरकारी खजाना या सरकारी भंडार जिसे कहा जाता है, दैट इज संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। उसमें से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? CAG के हाथ में। ठीक है, और आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड में भी जो है किसी इमरजेंसी में कितना मनी निकाला गया, उसका प्रॉपर यूज हुआ या नहीं हुआ, इसकी पूरी ऑडिटिंग कौन करता है? CAG करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फंड्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। संचित निधि और आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण कौन करता है? CAG करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण का लेखा परीक्षण। राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल C&AG से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका भी आप लेखा परीक्षण करिए। एग्जाम्पल के तौर पर नगरीय निकाय, किसी राज्य के राज्यपाल C&AG से कहते हैं कि आप नगरीय निकाय का भी लेखा परीक्षण करिए, तो C&AG वो भी कर सकते हैं। हमने कार्य और शक्तियां देखा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 150 क्या कहता है। आर्टिकल 150 में है संघ और राज्यों के लेखों के प्रकार। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है समझ लीजिए कि C&AG का कर्तव्य राष्ट्रपति की स्वीकृति से केंद्र तथा राज्यों के लेखांकन के लिए प्रपत्र निश्चित करना है।
देखिए क्या होता है, C&AG जो है किस तरीके से राज्य और केंद्र के लिए जो है किस तरीके से अकाउंटिंग का टाइप है, अकाउंटिंग किस तरीके से तैयार करनी है, उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से ले सकता है। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन। देखिए अंकेक्षण प्रतिवेदन मतलब जो ऑडिटिंग C&AG ने की, अब वो उसकी रिपोर्ट किसको देते हैं। ठीक है, अब देखिए C&AG जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर, मैंने आपको बताया केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं। केंद्र स्तर पर सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं, राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर सिर्फ ऑडिटिंग करते हैं, राज्य स्तर पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बोथ करते हैं, दोनों करते हैं। तो केंद्र स्तर पर वो अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उसे कहाँ रखते हैं, संसद में प्रस्तुत करते हैं उस रिपोर्ट को, और उसके बाद केंद्र की लोक लेखा समिति जो इस रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी रिपोर्ट C&AG राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद उस रिपोर्ट को फाइनल एंड में लोक लेखा समिति केंद्र स्तर पर उसकी जांच करती है। राज्य स्तर पर अगर देखें, उस राज्य के राज्यपाल को C&AG रिपोर्ट सौंपते हैं, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं, विधानमंडल में, और विधानमंडल के बाद उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, राज्य की लोक लेखा समिति जो है उस रिपोर्ट की जांच करती है। इसीलिए लोक लेखा समिति को क्या कहा गया है, C&AG का मित्र, गाइड या मार्गदर्शक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब हम सबसे पहले और वर्तमान के C&AG देख लेते हैं। सबसे पहले CAG जो थे कौन थे, V नरहरि राव, और वर्तमान में अगर देखें तो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने अभी 8 अगस्त 2020 में जो है ज्वाइन किया है, 2020 से लेकर अब तक, और वे 14वें नंबर के CAG हैं। ठीक है, 14th CAG हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।